यहाँ से हम लोग देखेंगे डेली का टारगेट जो हम लोग यहाँ पर करते हैं, शाम 6 बजे एमसीक्यूज करते हैं। ठीक है, आज यहाँ पर इसका रिवीजन था। ठीक है, रिवीजन था, उसके तौर पर मैंने आपको काफ़ी एमसीक्यूज टेलीग्राम पर दिए हैं और एक क्लास मैंने टेलीग्राम पर भी कराई है जो यहाँ पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म की थी, है ना, और मौर्यकाल की, उसके लेकर के क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, बाकी उस सबके पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दे दिए और जो 6 बजे वाला एमसीक्यूज है इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे और इसी रिवीजन पे ही यहाँ पर होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, क्योंकि रिवीजन यहाँ चल रहा है पूरा, तो जितने टॉपिक और बचे हैं उनको मैं रिवीजन यहाँ से करा दे रहा हूँ यहाँ 6 बजे वाले क्लास में। ठीक है, क्योंकि 6 बजे वाली क्लास को ब्रेक नहीं करना है कभी, ये हमेशा कंटिन्यू चलती रहेगी। बहुत रेयर केस में होगा तो ब्रेक होगी, वरना नहीं। ठीक है, आते हैं यहाँ पर। देखो, ग्रांट रिवीजन टेस्ट है यहाँ पर। ठीक है, जब यहाँ पर रिवीजन होगा उसका ग्रांट टेस्ट होगा शाम को, वही अपने टाइम पे ही। इसमें पॉलिटी और हिस्ट्री जो हम लोग कर चुके हैं उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से। इसमें बोला है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के इतिहास के लेकर के क्वेश्चन, संविधान संशोधन शक्ति के संबंध में विचार करना है। संसद की संशोधन शक्ति मूल अधिकारों तक विस्तृत है, परंतु वे पूर्णतः निरस्त नहीं कर सकती उसे। पहली बात क्योंकि पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, सही है। दूसरी बात है, मूल संरचना सिद्धांत संसद के संशोधन शक्ति पर न्यायिक रूप से आरोपित सीमा होती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, तीसरा, संविधान संशोधन अधिनियम न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होती है। ये बात गलत है, क्योंकि संविधान संशोधन अधिनियम न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होती है। ये बात गलत है, क्योंकि मिनर्वा मिल्स मामला 1980 में स्पष्ट किया गया था कि न्यायिक समीक्षा स्वयं मूल संरचना का हिस्सा होगी, अतः किसी संशोधन को अदालत में संशोधन चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 टू करेक्ट है। क्वेश्चन 2, अनुच्छेद 32 और 226 के बारे में विचार करना है। अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार होता है, पहली बात क्या है। दूसरे का पहला यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 32 स्वयं एक क्या मौलिक अधिकार है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन की रिट की गारंटी देता है। ठीक है, सेकेंड बात है, उच्च न्यायालय की रिट शक्ति का क्षेत्र केवल मौलिक अधिकारों तक सीमित होगा। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, सेकेंड बात गलत होगा। सेकेंड गलत है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर उच्च न्यायालय की रिट शक्ति केवल मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट और मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनों के उद्देश्य को भी रिट जारी कर सकते हैं। इस मामले में हाईकोर्ट का दायरा सुप्रीम कोर्ट से व्यापक होगा। तीसरी बात है, संसद अनुच्छेद 32 के दायरे में सीमित नहीं कर सकती है यदि इससे मूल संरचना प्रभावित होती है तो। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 3 करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघवाद और व्यवहारिक आयामों के बारे में विचार करना है। राज्यपाल विवेकाधीन शक्तियाँ संसदीय ढांचे में एकात्मक प्रवृत्ति को सुदृढ़ करती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल संवैधानिक तंत्र की वास्तविक विफलता में ही स्थिति में कर सकते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है इसका। ठीक है, और SR बोम्मई जो था मामला, उसमें 1994 बाद में इसका मानना था कि प्रयोग कठिन हो गया था और ये न्यायिक समीक्षा के दिन था। दोनों बातें सही हैं। अंतर्राज्यीय परिषद संविधान द्वारा अनिवार्य स्थायी निकाय होगा। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 263 के तहत ये एक संवैधानिक निकाय तो है लेकिन स्थायी नहीं है। ठीक है, और इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर इसे 1990 में पहली बार गठित किया गया था। ओनली 1 टू करेक्ट है, ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में और मौलिक अधिकारों के संबंध विचार करना है। प्रारंभिक न्यायिक व्याख्या में मौलिक अधिकारों को निर्देशक तत्वों पर परितति गई थी। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, 42वें संविधान संशोधन ने संसद की संशोधन शक्ति को असीमित बनाने का प्रयास किया था। यह भी बात करेक्ट है। ठीक है, और इस संशोधन में अनुच्छेद 368 के खंड जोड़कर कहा गया था कि संशोधन को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान संवैधानिक स्थिति में दोनों के मत सामंजस्य को मूल संरचना अंग माना गया था। तीसरी बात भी करेक्ट होगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? मिनर्वा मिल्स मामला था, उसमें यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट और DPSP एक ही रथ के 2 पहिए हैं। तीनों बातें करेक्ट है। फोर्थ का आंसर 1 2 3 बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संसद की विधायी प्रक्रिया के बारे में विचार करना है। संसद का प्रमाणन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। 5वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, धन विधेयक पर राज्यसभा संशोधन प्रस्तावित कर सकती है परंतु बाध्यकारी नहीं होती है। सेकेंड बात यहाँ से यह भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यह बाध्यकारी नहीं होगी। राज्यसभा की केवल 14 दिनों तक इसे रोक सकती है और सिफारिश दे सकती है, जिन्हें मानना है कि लोकसभा के लिए अनिवार्य नहीं होगा।
है ना, जिन्हें मानना लोकसभा के लिए अनिवार्य नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, सही बात है। आंसर क्या होगा? 1 2 दोनों करेक्ट है। ठीक है, ये बात जो मैंने बताई ना, ये थोड़ा सा नोट कर लो, इंपॉर्टेंट बात है, कहीं क्वेश्चन ने पूछा था किसी एग्जाम में ये। तीसरा, शायद CDS का एग्जाम था ना, उसमें पूछा था, UPSC कराता है। तीसरी बात है, यदि लोकसभा धन विधेयक पर राज्यसभा की सिफारिश से अस्वीकार करते तो संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त बैठक आवश्यक होती है, ये बात गलत है, क्योंकि धन विधेयक जो होता है मनी बिल और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक कोई प्रावधान इसमें नहीं होता है। ओनली 1 2 करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 6, आपातकालीन प्रावधान के बारे में विचार करने। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा के अधीन होती है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? 6 का पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड बात है, अनुच्छेद 20-21 के अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी संरक्षित रहते हैं। सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट होगी। और ये 44वें संविधान संशोधन के बाद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के भीतर अधिकार और आपातकाल को भी निलंबित कर सकते हैं। तीसरी बात है, 1 2 करेक्ट है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में राज्य के वेतन संरचना पर भी प्रभाव पड़ सकते हैं। तीसरी बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। ठीक है, अनुच्छेद 360 के तहत राज्यों को निर्देश देता है कि वे सरकारी कर्मचारियों को न्यायाधीशों सहित वेतन की कटौती कर सकें। ठीक है, तीनों करेक्ट हैं, 1 2 3 बी। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वैदिक समाज के संबंध में विचार करना है। जन शब्द एक राजनीतिक सामाजिक इकाई को सूचित करता है। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जन शब्द एक राजनीतिक सामाजिक इकाई को सूचित करता था और कबीलाई संगठन को जन कहा जाता था, जैसे भारत जन है ना, यदुजन। सेकेंड बात है, सभा और समिति दोनों निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सभा और समिति दोनों यहाँ पर निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती थी, जैसे बुजुर्गों की संस्था और समिति आम जनसभा राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रहती थी। तीसरी बात है, स्थायी नगरीय अर्थव्यवस्था विकसित हो चुकी थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्थायी नगरीय व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वैदिक समाज मुख्यतः ग्रामीण और पशुचारी या नगरीकरण में होता था। द्वितीय नगरीकरण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। क्वेश्चन 8 है, उत्तर वैदिक काल के बारे में विचार करना है। लोहे के प्रयोग मुख्य विस्तार कृषि विस्तार को प्रोत्साहन किया था। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लोहे का उपयोग कृषि विस्तार को प्रोत्साहित किया था। इसमें लोहे के औजार जैसे कि कुल्हाड़ी, हल, गंगा की घाटी के जो और जंगलों को साफ करने के लिए औजार थे, वो सब उससे आसान हुआ था करना है सब चीज़। तो पहली बात करेक्ट है। सभा और समिति की शक्ति में कमी आई थी। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि सभा और समिति की शक्ति में कमी आई और जैसे जैसे राज्य की शक्ति बढ़ी और इन कबीलाई संस्थाओं का महत्व भी कम हो गया था और वे कुलीन वर्ग तक सीमित हो गए थे। वर्ण व्यवस्था पूर्णतः जन्माधारित हो चुकी थी। ठीक है, तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था पूर्णतः जन्माधारित थी और इस काल तक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच भेदभाव स्पष्ट हो गया था और जन्म पर आधारित हो गई थी। तीनों बातें करेक्ट है, डी। क्वेश्चन 9, बौद्ध संघ की संरचना के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए सामाजिक पृष्ठभूमि अप्रासंगिक थी। पहली बात करेक्ट है कि यहाँ पर जो बुद्ध ने सभी वर्गों के लिए द्वार खोले थे। हालांकि कुछ अपवाद जैसे कि ऋणी या दास बिना अनुमति के नहीं आ सकते थे। ये बात सही है। संघ का संचालन विनय पिटक में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार होता था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि संघ का संचालन इसके द्वारा होता था विनय पिटक में निर्दिष्ट नियम के अनुसार, और विनय पिटक में भिक्षु के लिए आचार संहिता का नियम दिए गए थे। दोनों बातें करेक्ट है। तीसरा है, संघ पूर्णतः केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचों पर आधारित था। तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर संघ पूर्णतः केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचे पर आधारित था। यह बात गलत है, क्योंकि बौद्ध संघ लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकरण था। निर्माण, निर्णय, सामूहिक चर्चा, सभा और मतदान के आधार पर किए जाते थे। ओनली 1 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मौर्यकालीन प्रशासन। ठीक है, देखते हैं इसको। यह मौर्य प्रशासन समाहर्ता राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, और इसका मुख्य कार्य संग्रहण करना है ना, बजट तैयार करना, ये सब देखना होता था। अशोक के धम्म महामात्र सामाजिक धार्मिक निरीक्षण हेतु नियुक्त किए गए थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ये सब क्या कहते हैं, इनका काम धर्म प्रचार करना और समाज के विभिन्न वर्गों को बीच सद्भाव को बनाए रखना। अर्थशास्त्र में स्थानीय स्वशासन की स्पष्ट लोकतांत्रिक संरचना होती थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अर्थशास्त्र में स्थानीय स्वशासन की लोकतांत्रिक संरचना का वर्णन ये बात गलत बताता है। हालांकि मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र में नगर प्रशासन के 30 सदस्य
और 6 समितियां का वर्णन किया है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक अत्यधिक केंद्रीकृत और नौकरशाही आधारित शासन प्रणाली का वर्णन होता है, न कि आधुनिक अर्थों में लोकतांत्रिक में। तो बात गलत होगी। क्वेश्चन 11 है, गुप्त काल के संबंध में विचार करना है। भूमि अनुदान प्रथा ने स्थानीय शक्तियों को सुदृढ़ किया। पहली बात, 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। बड़े पैमाने पर अनुदान किया और इसे सामंतवाद का उदय हुआ था और स्थानीय जमींदार ये सामंत शक्तिशाली हो गए थे, जिससे केंद्रीय नियंत्रण कमजोर होने लगा था। सेकेंड बात है, स्वर्ण मुद्राएं आर्थिक समृद्धि का संकेत देती थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के दिनार जारी किए थे और व्यापार में सोने की उपलब्धता का प्रमाण बताया था। इसी कारण इस काल में स्वर्ण युग को भी कहा जाता था। गुप्त प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकृत था, ये बात गलत है, क्योंकि गुप्त प्रशासन जो था ये मौर्यों की तुलना में गुप्त प्रशासन काफ़ी विकेंद्रीकरण था और स्थानीय स्वशासन या स्थानीय प्रशासन सामंतों के पास बहुत अधिक स्वायत्तता होती थी। 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 12, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार करना है। सिंधु सभ्यता के बारे में नगरीय नियोजन में जल निकासी प्रणाली विकसित होती थी। 12वें का पहला यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था कि जो नगरीय नियोजन जल निकासी होती थी और हड़प्पा सभ्यता में अपनी ग्रिड और ढकी हुई नालियों के लिए प्रसिद्ध थी, जो तत्कालीन विश्व को अद्वितीय बताती थी। सेकेंड बात, लिपि अब तक या लिपि का अभी तक निश्चित पाठ संभव नहीं हुआ है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर लिपि का अभी तक कोई निश्चित यहाँ पर पाठ संभव नहीं हुआ है और सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक होती थी, जिसे अभी तक सफलतापूर्वक नहीं पढ़ा जा सका है। तीसरी बात, लौह उपकरण का उपयोग व्यापक था। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि लौह जो उपकरण सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युगीन है ना, ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। भारत में लोहे का उपयोग वैदिक या उत्तर वैदिक काल से लगभग 1000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 13 भारतीय न्यायपालिका के संबंध में विचार करना है। न्यायिक सक्रियता संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है। पहली बात 13 का यहाँ से क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यायिक सक्रियता संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। न्यायिक सक्रियता जो होती है ये शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, ये न्यायपालिका द्वारा विकसित एक अवधारणा है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का भाग होगा, ये बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर केशवानंद भारती मिनर्वा बिल केस में बताया गया था। संसद की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को पूर्णतः समाप्त कर सकती है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मूल संरचना का हिस्सा है, इसलिए संसद इसे समाप्त नहीं कर सकती है। ओनली 2 करेक्ट है। ए 13 नंबर, नागरिकता के संबंध में विचार करना है। आते हैं, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। पहला, भारत में एकल नागरिकता व्यवस्था है। अमेरिका के विपरीत भारत में से केवल देश की नागरिकता हो सकती है, राज्यों की अलग अलग नागरिकता नहीं होगी, सिंगल सिटीजनशिप। पहली बात करेक्ट है। संसद नागरिकता के अधिग्रहण का परित्याग के संबंध में कानून बना सकती है, यह भी बात करेक्ट है, जैसे अधिनियम नागरिकता 1955 के तहत। राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से नागरिकता प्रदान कर सकती हैं। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि राज्य सरकारें स्वतंत्र रूप से नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकती है। ये नागरिकता संघ सूची यूनियन लिस्ट का विषय है, जिसे राज्यों की कोई भूमिका नहीं होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, महाजनपद काल के संबंध में विचार करना है। महाजनपद काल लिखते हैं इसको 15 को। पहला, सभी महाजनपद गणराज्य थे। पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाजनपद 2 तरह की व्यवस्थाएं थी, राजतंत्र, ठीक है, जैसे कि मगध, कोसल, और गणराज्य मतलब जैसे कि वज्जी और मल्ल। तो पहला गलत हो गया। सेकेंड, मगध की शक्ति का आधार लोहे का संसाधन थे। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। लोहे की खदानें जैसे कि मगध के पास झारखंड के क्षेत्र में थी, जिससे बेहतर हथियार और कृषि उपकरण बनाना संभव हुआ था। कर व्यवस्था अधिक संगठित हो चुकी थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इस काल में बलि, शुल्क और भाग जैसे कर विनियमित रूप से वसूले जाते थे। 2 और 3 करेक्ट है। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की सर्वोच्चता के संबंध में विचार करना है। संसद की विधायी शक्ति संविधान के व्युत्पन्न होती है, संविधान से व्युत्पन्न होती है। 16 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत में संसद में संप्रभु नहीं होता है, बल्कि संविधान संप्रभु है, ठीक है। संसद केवल संविधान द्वारा दी गई सीमाओं के भीतर कानून बना सकेगा। सेकेंड बात है, न्यायिक समीक्षा संविधान के पाठ के स्पष्ट रूप से उल्लिखित की गई है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यायिक जो समीक्षा है ये शब्द का उल्लेख नहीं है। हालांकि यहाँ पर आर्टिकल 13
32, 226 अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये बात गलत हो जाएगी सेकंड वाली। तीसरी बात है, यदि संसद और राज्य विधानमंडल के कानून में टकराव हो तो संघ सूची का विषय स्वतः प्रबल हो जाएगा। ये बात सही है। अनुच्छेद 246 के अनुसार आंसर क्या होगा? 1 और 3, तो बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनुच्छेद 368 के बारे में विचार करना है। ये संसद के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति रहती है। 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकंड, इसकी सीमाएं संविधान के समान विधायी प्रक्रिया से भिन्न होंगे। ये भी बात क्या है? करेक्ट है। तीसरा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया संशोधन न्यायिक समीक्षा के पूर्णता परे होगा। ये बात गलत, क्योंकि यहाँ पर जो किसी भी संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल संरचना का उल्लंघन करता है। ओनली 1 टू करेक्ट है। क्वेश्चन 18, मौलिक अधिकारों की प्रकृति के संबंध में विचार करना है। ये केवल राज्य के विरुद्ध परिवर्तनीय होते हैं। 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। अनुच्छेद 17 का उल्लंघन निजी व्यक्तियों द्वारा भी हो सकता है, सही है, क्योंकि यहाँ पर अस्पष्टता का अंत केवल राज्य के खिलाफ नहीं बल्कि यहाँ पर निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी लागू हो सकता है, जिसे अनुच्छेद 15, 2 और 17, ठीक है, और 23 और 24 है ना। तो ये बात सेकंड वाली क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी, सही है। अनुच्छेद 19 के अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर 19 का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं होंगे। 1 टू करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? 1 टू करेक्ट है, तो बी आंसर होगा, है ना, ठीक है। क्वेश्चन 19, संसदीय उत्तरदायित्व के संबंध में विचार करना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका एकदम सही है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल लोकसभा में सदस्य में ही की जा सकती है, लोकसभा सदस्य से ही की जा सकती है। बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा जैसे इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि लोकसभा से ही हो। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से सरकार जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार जो है ये लोकसभा के बहुमत के आधार पर निर्भर होगा। ये बात करेक्ट है। आंसर 1, 3 करेक्ट है, तो ए। आपको देखो यहाँ पर कमेंट करके बताने कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ठीक है, क्योंकि काफी सरल क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन मैंने आपको फ्रेम किए हैं। कठिन क्वेश्चन के मैंने पीडीएफ आपको दे दिए, ठीक है, वो आप यहाँ से कवर करो उनको। और एक का मैंने क्लास भी कराया हुआ है अभी थोड़ी देर पहले, वो भी मैंने कराई थी, वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद उससे पहले देख सकते हो या उसके बाद में भी देख सकते हो, जो मोरकालीन और उस पर क्या नाम था, मोरकालीन था और जैन धर्म पे था, है ना, तो देख सकते हो। अभी ये थोड़े से इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, कितने क्वेश्चन सही है देखते जाना है। क्वेश्चन 20 है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के बारे में विचार करना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति विवेकाधीन भूमिका हो सकती है। पहली बात क्या होगी? 20वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, अनुच्छेद 200 के अंतर्गत वह विधेयक जो राष्ट्रपति के विचारार्थ से सुरक्षित रख सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है। तीसरा, राज्यपाल द्वारा विधानसभा में स्वतंत्र रूप से भंग कर सकता है। ये बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर जो समानता वह मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही ऐसा करेगा, ठीक है। संयुक्त रूप से तभी कर सकता है जब सरकार अपना बहुमत खो चुकी हो, तब। ओनली 1 टू करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम। जनहित याचिका संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होती है। पहली बात, 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जनहित याचिका ये है, ये संविधान में कहीं नहीं है, और ये जस्टिस PN भगवती द्वारा विकसित एक न्यायिक नवाचारों की पहली बात गलत है। न्यायिक सक्रियता कभी कभी शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से टकरा सकती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। न्यायिक संयम का अर्थ होता है कि नगर पालिका में पूर्ण निष्क्रियता। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका अर्थ होता है कि निष्क्रियता नहीं, बल्कि यहाँ पर संयम, नियंत्रण, अर्थात अदालत को तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह कानून को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक ना हो। तो 1 गलत है, 3 गलत है, ओनली 2 करेक्ट है, ए। क्वेश्चन 22 है, अंतर्राज्य संबंध के बारे में। अनुच्छेद 262 संसद को नदी जल जो विवाद होते हैं उसके न्यायालय में क्षेत्राधिकार को सीमित करने की शक्ति देती है। 22वीं का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। वित्त आयोग अंतर्राज्य परिषद का अंग होता है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। अंतर्राज्य परिषद आर्टिकल 263 एक अलग संस्था होगी। तीसरी बात है, अंतर्राज्य परिषद का गठन राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर होता है। ये बात सही है। 1 और 3 यहाँ से सही होगा। क्वेश्चन 23 नंबर है 23, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। पशुपालन प्रमुख आर्थिक गतिविधि थी।
23 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, कराधान की संगठित व्यवस्था विकसित होती थी। ये बात गलत है, ये विकसित नहीं होती थी, है ना, क्योंकि यहाँ पर कराधान संगठित व्यवस्था थी और ये जो वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला एक कर बलि स्वैच्छिक था, अनिवार्य नहीं था। निष्क मुद्रा का उल्लेख मिलता है इसमें। तीसरी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर निष्क मुद्रा का उल्लेख सोने के आभूषण के रूप में मिलता था, जिसका उपयोग विनिमय के लिए करते थे। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन इस नहीं पूछे कि हाँ कराधान से संगठित थी, जो मैंने आप बताई बात वो सब भी लिखो आप, क्योंकि यहाँ पर निष्क जो मुद्रा थी ये किससे संबंधित थी, ये किसकी होती थी, ऐसे करके भी देखना है। ठीक है, इजी क्वेश्चन इसका मतलब ये नहीं कि आप करते जा रहे हो, ठीक है, आपको पॉइंट भी पता होना चाहिए क्या है ये। ठीक है, आगे, क्योंकि पता ना जितने क्वेश्चन इजी होते हैं उतने ही बाद में हार्ड बन जाते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 24, इनकी की पॉइंट छोटे छोटे लिखते चलो, इंपॉर्टेंट है बहुत। उत्तर वैदिक राजनीतिक संरचना के संबंध में विचार करना है। 24 पहला है, राजसत्ता अधिक सुदृढ़ हो गई थी। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो राजा अब क्या है अश्वमेघ और राजसूय जैसे यज्ञ करने लगा था और उसकी देवी शक्ति पर बल दिया था। सेकेंड बात है, सभा की भूमिका काफ़ी बड़ी थी। ये बात गलत है, क्योंकि सभा की भूमिका इस काल में कम महत्व था और उन पर ब्राह्मण और क्षत्रिय का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। ये बात गलत हो जाएगी, भूमिका नहीं बड़ी थी। जन से जनपद की ओर संक्रमण हुआ था। ये बात सही है, क्योंकि कलाबाई पहचान अब क्षेत्रीय पहचान जनपद से बदलने लगी थी। 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध धर्म के दार्शनिक आयाम पर विचार करना है। प्रत्युत सम्योपाद का सिद्धांत कार्य संबंध पर आधारित होगा। 25 का पहला करेक्ट है। इसका अर्थ होता है कि एक ही होने पर दूसरे की उत्पत्ति। ये भी पूछ सकता है इसका अर्थ क्या है। यह बुद्ध की शिक्षाओं का केंद्र होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। बौद्ध धर्म आत्मा की शाश्वत अस्तित्व को स्वीकार करती है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म अनात्मावाद में विश्वास करती थी, जिसका अर्थ होता है कोई स्थायी या शाश्वत आत्मा नहीं है। निर्वाण को दुख के पूर्ण निरोध की अवस्था में मानते थे। तीसरी बात करेक्ट है। ठीक है, आंसर 1 और 3, तो ये यहां से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जैन दर्शन के संबंध में विचार करना है। अनेकांतवाद सत्य की बहुआयामी प्रकृति को दर्शाता है। पहली बात क्या होगी? 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है, क्योंकि अनेकांतवादी बताता है कि सत्य के कई पहलू होते हैं। ठीक है, सेकेंड बात स्वाद स्याद्राद पूर्ण सत्य के निषेध का सिद्धांत होता है। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर यही ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, जिसमें शायद स्याद शब्द का प्रयोग सत्य के लिए विभिन्न दृष्टिकोण को बताने के लिए होता था। दोनों बातें करेक्ट है। कर्म सिद्धांत केंद्रीय ध्यान रखता था। यह बात करेक्ट है भी, क्योंकि कर्म सिद्धांत जो था ये जैन धर्म के अनुसार संसार पुद्रल या बेटर और कर्म के करणों का बंधा हुआ था। तीनों बातें करेक्ट हैं। क्वेश्चन 27 है, मौर्य प्रशासनिक ढांचे के बारे में विचार करना है। प्रांतों का शासन कुमार या आर्यपुत्र द्वारा किया जाता था। 27 का पहला करेक्ट है। ठीक है, कुमार या अमात्य पुत्र जो होते थे आर्यपुत्र, ये राज परिवार के राजकुमारों के प्रांतों जैसे तक्षशिला उज्जैन उसके गवर्नर को बनाया जाता था। गुप्तचर तंत्र विकसित था। सेकेंड बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर गुप्तचर तंत्र आज शास्त्र में गण पुरुष का विस्तृत वर्णन देखा गया था। तीसरी बात है, ग्राम प्रशासन पूर्णतः लोकतांत्रिक चुनाव पर आधारित होता था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि ग्राम पंचायत या ग्राम प्रशासन लोकतांत्रिक चुनाव पर आधारित था। ये गलत हो जाएगा। ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था, लेकिन ये आधुनिक अर्थों में निर्वाचित लोकतांत्रिक अधिकारियों नहीं होता था, और ये पद अक्सर वंशानुगत या नियुक्त होती थी। ठीक है, 1 2 करेक्ट है। 27 का आंसर 1 और 2। 28 है, अशोक के शिलालेख के संबंध में विचार करना है। प्रमुख शिलालेखों में धम्म की नीति का उल्लेख होता है। 28 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सभी अभिलेख संस्कृत में छपे थे, लिखे हुए थे। सेकेंड बात गलत, क्योंकि यहाँ पर सभी अभिलेख, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी भाषा में थे। उत्तर पश्चिम में खरोष्टी और ग्रीक आरामी लिपियों का प्रयोग किया था। तीसरा, लघु शिलालेख में व्यक्तिगत धार्मिक आस्था झलकती थी। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि इसमें अशोक ने स्वयं बुद्ध साक्य कहा था, और जो उसकी व्यक्तिगत आस्था को दिखाता है। 1 3 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन 29, गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। सामंतवाद की प्रारंभिक प्रकृति दिखती है। पहली बात 29 का करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सामंतवाद भूमि अनुदान के कारण यहाँ पर प्रशासन का सामंतीकरण शुरू हुआ था।
प्रांतीय प्रशासन में स्वायत्ता के तत्व थे। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगी क्योंकि यहाँ पर भुक्ति, प्रांत, विषय, जिला स्तर पर प्रशासन की काफ़ी स्वतंत्रता थी। तीसरा, भूमि अनुदान से राजस्व संरचना प्रभावित हुई थी। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इसमें राजा के प्रत्यक्ष वास्तव में कमी आई थी क्योंकि अनुदान प्राप्त भूमि कर से मुक्त होती थी। तीनों बातें से 29 का आंसर डी। 30 सिंधु सभ्यता के सामाजिक कार्यों के बारे में विचार करना है। सामाजिक कार्यों के बारे में विचार करना है। सामाजिक समानता का संकेत मिलते हैं इसमें, ठीक है। 30 का पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर सामाजिक समानता नगरों के ऊपरी दुर्ग जो होते थे वो निचला शहर में विभाजन स्पष्ट से सामाजिक पदानुक्रम को दर्शाता था। सेकेंड बात, विशाल महलों कोई स्पष्ट प्रमाण देखे गए थे, ये बात गलत है क्योंकि यहाँ पर विशाल महल सिंधु सभ्यता के विशाल मंदिर या महलों को स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले थे जैसे मेसोपोटामिया में मिले थे, विजयनगर और ईसानगर जैसी सार्वजनिक इमारतें थी। तीसरी बात है मुरु से व्यापारिक गतिविधि का संकेत मिलता है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन 31 संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में विचार करना है। पहली बात है ये संविधान में पूर्णतः संहिताबद्ध कोडिफाइड थे या कोडिफाइड है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। पहली बात यहाँ से गलत है, सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर संहिताबद्ध गलत होगा क्योंकि भारत में अभी तक संसदीय विशेषाधिकारों के संहिताबद्ध नहीं किया गया है। ये परंपरा और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की 1950 की पहले की स्थिति आधारित होगी। संसद के विशेषाधिकार न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः परे नहीं होंगे। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर न्यायिक समीक्षा से परे नहीं, क्योंकि यहाँ पर केस हाउसिंग मामले में कोर्ट ने कहा था कि विशेषाधिकार मौलिक अधिकारों के विशेषकर आर्टिकल 21 के अधीन होंगे। सही है। तीसरा, विशेषाधिकार का उद्देश्य विधायिका की गरिमा को स्वतंत्र की रक्षा करना होगा। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि केस जो यहाँ पर तीसरी बात बोला है 31 का, ये करेक्ट हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3 करेक्ट है ना, सही है, 2 और 3। क्वेश्चन 32 वित्त विधेयक के संबंध में विचार, विधेयक और धन विधेयक के बारे में विचार करना है। वित्त विधेयक, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, ये भी बात यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर धन विधेयक केवल अनुच्छेद 110 के नियमों तक ही सीमित रहेगा या उसके विषय तक ही सीमित रहेगा। वित्त विधेयक को जो राज्यसभा में अस्वीकार कर सकती है, वित्त विधेयक क्या राज्यसभा इसको अस्वीकार कर सकती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि वित्त विधेयक आर्टिकल 117(3) के तहत राज्यसभा साधारण विधेयक की तरह से संशोधन या स्वीकार कर सकती है ना। तो क्या होगा? तीनों करेक्ट है। 32 का 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 33 है न्यायिक पुनरावलोकन के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। यह संविधान के मूल संरचना का अंग होगा। पहली बात यहाँ से 33 का करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर सरकार सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यहाँ पे जो ये मूल संरचना सही होगी। इसका आधार केवल अनुच्छेद 13 में है, बात सही है क्योंकि बात गलत है क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 13, 32, 131, 136, 226, 246 इसका संयुक्त प्रभाव होगा, ये बात गलत हो जाएगी। ये विधायी तथा कार्यपालिका दोनों की क्रियाओं पर लागू होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर विधायी और कार्यपालिका दोनों की कोर्ट संसद में कानूनों के सरकार को आदेशों को दोनों की समीक्षा कर सकेंगे। 1 और 3 करेक्ट है। 34 है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 34 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, इसके पारित होने पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से परित्याग करती है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट होगा। इसे राज्यसभा में भी लाया जा सकता है यदि बहुमत समर्थन में होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा में के पास सरकार गिराने की शक्ति होती ही नहीं है, तो यहाँ से क्यों लेके आएगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा यूपीएससी आपको। 1 और 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 है अनुसूचियों के संबंध में विचार करना है। नवीन सूची में रखे गए सभी कानून न्यायिक समीक्षा के पूर्णतः मुक्त होते हैं। पहली बात 35 का यहाँ से करेक्ट है, गलत है, करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर नवीन सूची में न्यायिक समीक्षा से मुक्त IR कोहेलो मामला जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए कानून न्यायिक समीक्षा के अधीन होंगे। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधान से संबंधित, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड यहाँ से करेक्ट होगा। 11वीं सूची में पंचायतों से संबंधित विशेष सूची में देती है, ये भी बात करेक्ट है। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर 2 और 3 से होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है
उच्चतम न्यायालय की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। सलाहकारी अधिकार अनुच्छेद 143 के अंतर्गत आते हैं। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। राष्ट्रपति किसी कानून के या तथ्य पर यह प्रश्न राय मांग सकता है। सेकेंड बात है विशेष अनुमति याचिका संविधान में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 136 136 के तहत ये कोर्ट में विवेक शक्ति या विवेकाधीन शक्ति मानी जाएगी। पहला सही है, दूसरा सही है। न्यायालय संसद के अतिरिक्त कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 122 कहता है कि संसद कार्यकारी को केवल या कार्रवाई को केवल प्रतिक्रियात्मक अनियमितता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है, लेकिन यदि कार्रवाई असंवैधानिक है तो कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, एक और दो सही होगा। 37 है संघ राज्य वित्तीय संबंध में विचार करना है। वित्त आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय होगा। पहली बात 37 का यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, करेक्ट नहीं है, क्योंकि यद्यपि संवैधानिक है आर्टिकल 280, लेकिन यह एक स्थायी नहीं है। राष्ट्रपति हर 5 साल में उससे पहले इसका गठन करता है। राज्यसभा स्थायी है और वित्त आयोग नहीं। जीएसटी परिषद संविधान संशोधन द्वारा स्थापित है। पहली बात यहाँ से सही था, सॉरी पहली बात गलत थी और दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है, सही है। समवर्ती सूची के करों पर केवल राज्यों का अधिकार होता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर समवर्ती सूची में लगाने का शक्ति समवर्ती सूची में कर लगाने की शक्ति जो होती है काफ़ी कम होती है, राइट। वहाँ राज्य केंद्र राज्य दोनों की भूमिका काफ़ी होती है, काफ़ी ज़्यादा मानी जाएगी। तो एक गलत है, 3 भी गलत है, ओनली 2 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है 38। महाजनपद काल के संबंध में विचार करना है। महाजनपद अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है तो कोई नहीं, देख लेते हैं। गणराज्यों की सभा पूर्णतः निर्णयकारी संस्था थी। पहली बात 38 का से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, मगध की उन्नति में भौगोलिक कारकों की भूमिका होती थी। सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर मगध की दोनों राजधानियां राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी और पाटलिपुत्र में जल दुर्ग से सामरिक रूप से सुरक्षित थी, और साथ ही गंगा के उपजाऊ मैदान में लोहे की निकटता से इसे शक्ति दी जाती थी। सेकेंड भी करेक्ट होगा। तीसरा, सभी महाजनपद में वंशानुगत राष्ट्रतंत्र था। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ महाजनपद गण संघ, ठीक है, थे, जहां सत्ता एक समूह के हाथ में थी, ना कि अकेले वंशानुगत राजा के पास। ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 करेक्ट है। 39 है बौद्ध संगीत के संबंध में विचार करना है। प्रथम संगीति राजगृह में थी। 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। द्वितीय संगीति का संबंध विनय विवाद से था। सेकंड भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय संगीति ये वैशाली में थी, जहाँ भिक्षुओं के बीच अनुशासन विनय के नियम के अनुसार को लेकर मतभेद हुआ था, जिससे स्थिरवीर महासांगिक के 2 समूह बने थे। तीसरा है तृतीय संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार हुआ था। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अशोक ने पाटलिपुत्र में आयोजित इस संगीत के बाद श्रीलंका और मध्य एशिया में भी धर्म दूध भेजे थे। तीनों करेक्ट है। 39 का आंसर 1 2 और 3 सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40। जैन धर्म के संदर्भ के बारे में विचार करना है। जैन धर्म के बारे में जैन संघ 4 अंगों में विभाजित था। पहली बात 40 का से करेक्ट है। दिगंबर और श्वेतांबर विभाजन प्रारंभिक काल से ही हो गए थे। सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह विभाजन महावीर की मृत्यु के लगभग 200 साल बाद प्रथम जैन परिषद के दौरान हुआ था, जब अकाल के कारण भद्रबाहु दक्षिण चले गए थे। जैन धर्म में तप और अहिंसा केंद्रीय तत्व माने जाते हैं। तीसरी बात करेक्ट है। जैन धर्म में कायाक्लेश मतलब तप और सूक्ष्म जीव की अहिंसा पर बल दिया जाता है। 13 करेक्ट है। ए 41 है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के संबंध में विचार करना है। स्वर्ण मुद्राओं की प्रचुरता आर्थिक समृद्धि का संकेत देती है। पहली बात 41 का से करेक्ट है, और ये जो स्वर्ण मुद्राओं की प्रचुरता आर्थिक समूह का संकेत देती थी, पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दूसरा, भूमि अनुदान से स्थानीय सामंतों का उदय हुआ था। सेकेंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि भूमि अनुदान में राजाओं के वेतन के बदले भूमि देना शुरू किया गया था, जिससे सामंतों का एक नया वर्ग पैदा हुआ था। गुप्त काल में शहरी जीवन पूर्णतः पतन की अवस्था में देखा गया था। यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो बात बोला है ये फाहियान के अनुसार कुछ पुराने शहर जैसे पाटलिपुत्र कमजोर हुए थे, लेकिन शहरी जीवन पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, बस उनका स्वरूप बदल रहा था। क्या होगा? गलत से 1 2 करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 42 42 नंबर है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में विचार करना है। नगर नियोजन में ग्रिड पैटर्न अपनाया गया था, ये बात क्या होगी? करेक्ट है। ग्रिड मतलब यहाँ पर एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटते थे। सेकंड बात है, लिपि का पूर्णता पाठ हो चुका है, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अग्निकुंड के प्रमाण जो है मतलब लिपि का पाठ जो है ये गलत है, क्योंकि सिंधु लिपि अभी तक अनसुलझी हुई थी, अनसुलझी पहली थी, यहाँ पर पाठ नहीं हुआ था इसका। अग्निकुंड का प्रमाण कालीबंगन से मिला है, ये भी बात करेक्ट है। 1 और 3 सही है। 43 संविधान की प्रस्तावना के संबंध में विचार करना है। ये संविधान की आत्मा नहीं ये संविधान की आत्मा मानी गई है। पहली बात 43 का से करेक्ट है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय होती है, ये बात गलत है, क्योंकि ये जो प्रस्तावना होती है ये गैर न्यायोचित होती है, नॉन जस्टिसेबल है, इसे लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता है। इसमें यहाँ पर जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे, इसमें जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे, तो ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर जो इसके द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 1 और 3 सही है। 44 है, राज्यपाल की भूमिका के बारे में विचार करना है। वह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, पहली बात 44 का से करेक्ट है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा होता है, सिवाय विवेकाधीन मामलों के, सेकंड बात भी करेक्ट होगा 163 आर्टिकल के तहत। तीसरी बात है, तीसरा बोला है कि उससे विधानसभा भंग करने का पूर्ण स्वतंत्र शक्ति होती है। तीसरी बात यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा भंग करने की शक्ति राज्यपाल के मुख्यमंत्री की सलाह पर ही विधानसभा भंग कर सकता है। वह स्वतंत्र रूप से ऐसा तभी कर सकता है जब विश्वास खो चुकी हो या विश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका हो, है ना। तो इसमें वैकल्पिक के साथ नहीं होता है, ओनली 1 2 करेक्ट है, इसके पास ये वैकल्प नहीं होता है, तो गलत होगा, ये यहाँ से आंसर है। 45 है, धर्म और राज्य के संबंध में संविधान की जो बारे में विचार करना है, देखते हैं इसमें। धर्मनिरपेक्षता मूल संरचना का भाग होती है, पहली बात 45 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, राज्य किसी धर्म का संरक्षण नहीं दे सकता है, यह भी बात करेक्ट है, क्योंकि भारतीय राज्य अपना कोई राजकीय धर्म नहीं है और न ही वह किसी धर्म के विशेष को आधिकारिकता संरक्षण देता है। तीसरा, धार्मिक स्वतंत्रता पूर्णतः निरंकुश है, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 25 से 28 के तहत अधिकार, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, पब्लिक ऑर्डर, है ना, ये सब यहाँ पर क्या होंगे, इसके अधीन होंगे। 1 और 3 करेक्ट होंगे, सॉरी 1 और 2 करेक्ट होंगे, तीसरा गलत है ना, तो आंसर क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट होगा। 1 और 2 करेक्ट होंगे तो बी होगा ना। हाँ 46 है, ऋग्वैदिक राजनीतिक संरचना के बारे में क्वेश्चन है। राजा जन का प्रमुख होता था, पहली बात यहाँ सही है, क्योंकि राजा को गोपा या गायों का रक्षक कहा जाता था। सेकेंड बात है, कर व्यवस्था विकसित होती थी इस टाइम पे, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला कर बलि स्वैच्छिक था, कर संग्रहण के लिए कोई निश्चित नौकरशाही नहीं थी। सभा और समिति निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती थी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि ये संस्थाएं राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। ठीक है, 1 और 3 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियां कर्मकांड की जटिलता बढ़ी थी, मतलब उत्तर वैदिक जो धार्मिक उसकी प्रवृत्तियों के बारे में इसमें बोला कि कर्मकांड की जटिलता बढ़ी थी इससे। पहली बात क्यों, कर्मकांड की जटिलता, यज्ञ अब बहुत खर्चीले और जटिल हो गए थे, इससे लेकर के क्या है बड़ी थी, सही बात है। सेकेंड बात, उपनिषदों में धार्मिक चिंतन विकसित हुआ था, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सभी कर्मकांड के विरुद्ध प्रक्रिया स्वरूप उपनिषद ने ब्रह्मा और आत्मा को ज्ञान पर बल दिया था। पशुपालन प्रमुख आर्थिक आधार बना था, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में कृषि प्रमुख आर्थिक गतिविधि का कारण बना था और पशुपालन गौण हो गया था, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, मौर्य साम्राज्य के संबंध में विचार करना है। केंद्रीकृत प्रशासनिक ढांचा होता था इसमें, पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजा प्रशासन, सेना और न्याय का सर्वोच्च केंद्र पर था। सेकेंड बात है, प्रांतीय प्रशासन पर राजकुमार नियुक्त होते थे, सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट होगी। ठीक है, ग्राम स्तर पर निर्वाचित परिषदें थी, ये बात गलत है, क्योंकि ग्राम स्तर पर ग्राम का प्रशासक
ग्रामिक होता था, उसके हाथ में था। निर्वाचन परिषदों में जैसा आधुनिक लोकतांत्रिक ढांचा वहां पर नहीं था। ओनली 1 टू करेक्ट है। 49 अशोक की धम्म नीति के बारे में क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि नैतिक आचरण पर बल देती थी। पहली बात क्या होगा, 49 का पहला करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर धर्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि यहाँ पर जीवन जीने की एक नैतिक संहिता थी, बड़ों का सम्मान और अहिंसा करना आदि, है ना। पहली बात करेक्ट हो जाएगी। सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की बात करनी होती थी, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अशोक के 12वें शिलालेख में सभी संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता और वाक्य संयम की बात कही गई थी, सही है। बौद्ध धर्म को राज धर्म घोषित करती थी, बौद्ध धर्म को राज धर्म घोषित करती थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म को व्यक्तिगत रूप से अपनाया गया था, लेकिन उसने इसे राज धर्म घोषित नहीं किया था, वह सभी धर्मों को समान समान करता था। 1 टू करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है 50 गुप्त प्रशासन के बारे में। उपरिक्त प्रांतीय अधिकारी था। 50 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भुक्ति मतलब प्रांत के प्रमुख को उपरी कहा जाता था। सामंतों की भूमिका बढ़ाई काफ़ी बड़ी थी, ये भी बात यहाँ से करेक्ट होगी, क्योंकि इस काल में स्थानीय जो प्रमुख सामंत थे उसकी शक्ति में जबरदस्त वृद्धि देखी गई थी। पूर्णतः केंद्रीकृत प्रणाली देखी गई थी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीकृत प्रणाली सामंतीकरण के कारण कर प्रणाली विकेंद्रीकृत हो गई थी और स्थानीय सामंत कर वसूलने को लेकर बड़ी भूमिका निभाते थे, तो ये बात गलत होगी। सिर्फ 1 टू यहाँ से करेक्ट है। 50 का आंसर 1 और 2 सही होगा। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर जैसे हमने क्वेश्चन मैंने आपको बनाया, यहाँ पर ये क्वेश्चन इजी से मॉडरेट टाइप में थे थोड़े, है ना, इजी से मॉडरेट टाइप, मॉडरेट बहुत लाइट थे, इजी से मॉडरेट थोड़ा बोल सकते हो ऐसा। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे, सरल थे क्वेश्चन यहाँ से। और जो आपको देखने को मिला होगा 50 क्वेश्चन करने के बाद कि यहाँ पर की पॉइंट छोटे छोटे से ना, वो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, जो गलती यहाँ पर मैंने दिखाई क्वेश्चनों में, ठीक है। क्वेश्चन छोटे पूछेगा लेकिन सोचोगे सही है, तो जो की पॉइंट यहाँ पर थे वो थोड़े से कठिन थे, टफ थे, बाकी क्वेश्चन ईजी था, ठीक है, ध्यान रखना है। और अपने कितने क्वेश्चन किया बताया करो क्वेश्चन, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ठीक करो, जो गलती हो इसको ठीक करो, ठीक है। और मैंने इससे पहले भी कभी क्लास ली थी, वो भी कर सकते हो। और 6 बजे वाली क्लास ये है, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम में भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओगे फ्री होकर अपना। जितनी मैंने PDF दी उनकी प्रैक्टिस करना है, कुछ और जो बची होंगी वो मैं आज 7 बजे से पहले आपको सब शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते कल सुबह 6 बजे अपने टारगेट में, डे नंबर 16।